हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। स्टार्ट करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। अच्छा, ये जो पोएट्स एंड पैनकेक है इसके ऑथर का नाम है अशोका मित्रन, ठीक है। और वो एक बहुत ज़्यादा फेमस तमिल राइटर है और साहित्य अकेडमी विनर भी हैं, ठीक है। वो इंग्लिश में भी और तमिल में भी उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हुए हैं और उनका करियर जो है 6 डिकेड्स का रहा। उसमें उन्होंने 8 नॉवल, 20 नॉवेलाज एंड हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी लिखे हुए हैं बहुत सारे इश्यूज़ पे, ठीक है। तो वो जब उनके करियर की स्टार्टिंग थी तो वो जेमिनी स्टूडियोज़ जो कि चेन्नई में है उसमें काम किया करते। हालांकि उनको क्लरिकल वर्क दिया हुआ था जैसे कटिंग और पेस्टिंग करना न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की, और उन्होंने जेमिनी स्टूडियो कैसे काम करता है उसके बारे में बहुत कुछ सीखा अपने करियर में। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो जिसका नाम है माय ईयर विद बॉस, तो उसमें उन्होंने इस जेमिनी स्टूडियोज़ के बारे में बताया हुआ था। तो वहीं से माय ईयर विद बॉस जो उनकी बुक है, ऑटोबायोग्राफी वाली बुक है, उसी में से चैप्टर जो है वो लिया हुआ है, ठीक है। अब चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जेमिनी स्टूडियोज़ जो है ना बेसिकली 1940 में सेटअप हुआ था मद्रास, चेन्नई में। और ये इंडिया का बहुत बड़ा, बहुत इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया की, जिसको स्टार्ट किसने किया था? टैलेंटेड एस वसन ने, जो कि बहुत ब्रिलियंट और टैलेंटेड थे। जेमिनी स्टूडियो में 600 लोग काम करते थे और जेमिनी स्टूडियो तमिलनाडु और इंडिया की सर्दर्न स्टेट्स के लिए फिल्म प्रोड्यूस किया करता, ठीक है। तो ये जो पोएट्स एंड पैनकेक, पैनकेक ये जो वर्ड है चैप्टर के नेम में, ये है बेसिकली एक मेकअप का मटेरियल जो कि जेमिनी स्टूडियो यूज़ करता था अपने एक्टर एंड एक्ट्रेसेस का मेकअप करने के लिए, ठीक है। तो अशोका मित्र ने बेसिकली जेमिनी स्टूडियो में काम कब तक किया था? 1952 से लेकर 1966 तक। और उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस, सारी पास्ट की यादें किस में लिखी थी? अपनी ऑटोबायोग्राफी वाली बुक में माय ईयर विद बॉस तक, ठीक है, माय ईयर विद बॉस में। अब यहाँ पर थीम क्या है? बेसिकली ये चैप्टर जो है माय ईयर विद बॉस से लिया गया है। अशोका मित्र ने बुक लिखी थी अपनी ऑटोबायोग्राफी, और उसमें फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जब इंडिया अपनी बेसिकली इंडिपेंडेंट हो गया था और जैसे इंडिपेंडेंट इंडिया का ग्लिम्स था, तो उस टाइम पे जो जो फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में होता था वो लिखा हुआ है उन्होंने। और उन्होंने ये भी लिखा हुआ अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि कैसे एक लीगल एडवाइज़र ने एक टैलेंटेड एक्ट्रेस का करियर जो है वो ख़राब कर दिया था। उस टाइम जो है ना किस चीज़ का कंसेप्ट चल रहा था? कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है आपकी फैक्ट्री, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मशीनरी, आपकी लैंड सब अपने नाम कर लेती है, बेशक वो आपकी है, ठीक है। तो कम्युनिज्म जो था उस टाइम पे चल रहा था। और अशोका मित्रन जो है उन्होंने अपनी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है इस पीरियड के बारे में। इस टाइम पे जो एजुकेटेड लोग थे बेसिकली वो हमेशा कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, और जेमिनी स्टूडियो भी इस चीज़ को सपोर्ट करता था। लेकिन वेस्ट इंडिया से बेसिकली एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट रन होते थे, क्योंकि वेस्ट इंडिया के जो लोग हैं वो कम्युनिज्म जो है वो नहीं चाहते थे, तो इसलिए वो एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट जो है वो रन किया करते हैं, ठीक है। अब हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले है ग्रेटा गैर्बो। तो ग्रेटा गैर्बो जो है वो एक स्वीडिश एक्ट्रेस होती है 1954 की। उनको एक ऑनरी ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है क्योंकि उनकी बहुत अच्छी स्क्रीन परफॉर्मेंस रहती थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है एज मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन जो आज तक जी हैं। और एक है विजयंती माला, ये एक इंडियन एक्ट्रेस है जिनकी बिमल रॉय देवदास में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई थी। उन्हें 3 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स भी मिले थे अपनी एक्टिंग के लिए, और अब वो एक एक्टिव पॉलिटिशियन है, ठीक है। सो ये जो हमारा चैप्टर है पोएट एंड पैनकेक, इसमें जो वर्ड पैनकेक यूज़ किया गया है ना, ये जेमिनी स्टूडियो में एक मेकअप ब्रांड की तरह यूज़ होता था। बहुत भर भर के ये मेकअप ब्रांड यूज़ हुआ करता। और जैसे जितनी भी सेलिब्रिटीज़ थी लाइक मिस गोहर थी, ग्रेटा गैर्बो और विजयवंती माला थी, ये भी बहुत ज़्यादा इस पैनकेक मेकअप ब्रांड को यूज़ करा करते। तो अशोका मित्रन कहते हैं कि जैसे दूसरी एक्ट्रेस जिनका नाम क्या है, रति अग्निहोत्री,
वो जो है उन्होंने इस ब्रांड के बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बाद में ज्वाइन किया गया था। उन्होंने बहुत बाद में फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, और तब तक ये जो पैनकेक ब्रांड था ये तब तक यूज़ नहीं होता था, मतलब बाद में इसका यूज़ होना बंद हो गया था। तो लेसन जो है स्टार्ट होता है वो जेमिनी स्टूडियो के मेकअप रूम से बेसिकली स्टार्ट होता है, जो कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था, हायर फ्लोर पे था। और जो हायर लेवल फ्लोर पे जहाँ पर अभी मेकअप रूम था बेसिकली, उस जगह को माना जाता है कि वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जो है वो रहते थे, स्टे करते थे, ठीक है। अब ये जो मेकअप रूम है वो बिल्कुल एक सैलन की तरह दिखा करता, जिसके अंदर 6-7 बड़े बड़े मिरर थे, और उसके चारों ओर बल्ब थे, और वो बल्ब जो है ना बहुत बुरी तरीके से हीट छोड़ते थे। एंड जो लोग अपना मेकअप करा रहे होते थे उस मेकअप रूम में, उन बल्ब और शीशे के आगे बैठ कर, उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। और पहले तो एक बंगाली, अ बंगाली वॉज अ हेड ऑफ मेकअप स्टूडियोज, मेकअप स्टूडियो का हेड जो थे वो कौन थे, एक बंगाली थे। लेकिन फिर उनको लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने जेमिनी स्टूडियो को छोड़ दिया था। उसके बाद एक महाराष्ट्रियन ने जेमिनी स्टूडियो को सुपरवाइज करना स्टार्ट कर दिया, और उनकी असिस्टेंट्स में कौन थे, धारवाड़ कनाडिया एंड आंध्रा, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, और एक एंग्लो बर्मीज, और कुछ लोकल तमिल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के साथ साथ काम कर रहे थे एक ही जगह पर। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन सिनेरियो दिखा रहा है बेसिकली। पहले ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन हुआ करता, जिसने कंसेप्ट रेज किया था कि सभी रिलीजन एंड कल्चर के लोगों को साथ साथ मिलकर ही काम करना चाहिए, इससे नेशनल इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो ऑथर ने मेंशन किया है कि ये जो टीम थी वो यूनिफाई कर रही थी काफ़ी ज़्यादा लोगों को, और वो जो है एक सिंपल साधारण दिखने वाले इंसान को बहुत ही गंदा बदसूरत सा दिखा देते थे। पैनकेक के प्रोडक्ट यूज़ करके कस्टमाइज्ड लोशन थे, उसमें पोशन थे, और वो सिंपल साधारण दिखने वाले इंसान को, एक्टर या एक्ट्रेसेस को भी इस पैनकेक वाले ब्रांड से बहुत गंदा बना देते थे, ठीक है। उस टाइम पे 5% मूवी आउटसाइड शूट होती थी, बाकी सारी इंडोर ही शूट हुआ करती। तो इंडोर शूटिंग के लिए सेटअप और लाइट्स जो है वो ज़्यादा चाहिए होती थी, जिसकी वजह से एक्टर और एक्ट्रेसेस को अच्छा दिखाने के लिए या फिर बेटर दिखाने के लिए कैमरा के आगे उनके मुंह पे बहुत ज़्यादा मेकअप जो है थोपा जाता था, ठीक है। जैसे बड़ी वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें जो है ना काम होता है हायरार्की के थ्रू, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर लो लेवल मैनेजमेंट। ऐसे ही मेकअप, जैसे ये जेमिनी स्टूडियो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ पर मेकअप स्टूडियो में भी हायरार्की चला करती, ठीक है। जैसे जो चीफ मेकअप मैन होगा वो एक्टर और एक्ट्रेसेस को, जो लीडिंग, जो मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस थे उनको बहुत अगली दिखाएगा। फिर जो सीनियर असिस्टेंट होगा वो सेकंड हीरोइन का मेकअप करेगा। उसके बाद जो ये जूनियर असिस्टेंट होगा वो कॉमेडियन का करेगा। और एक ऑफिस बॉय भी होता था जो कि जो भीड़ होती थी ना, जैसे भीड़ होती है पीछे, उसके बाद उसके आगे सेकंड हीरोइन, उसके बाद मेन हीरोइन, तो क्राउड का मेकअप किया करता। तो ये जो पूरा आइडिया था वो क्या था कि एक भी इंसान के या फिर एक भी एक्टर एक्ट्रेसेस के मुंह पे पिंपल तक का भी दाग नहीं दिखना चाहिए, ताकि वो स्क्रीन पर अच्छी दिख सके। इनफैक्ट मेकअप स्टूडियो के पास अपना खुद का ऑफिस बॉय था, तो इससे हमें पता चलता है कि जेमिनी स्टूडियोज़ का साइज़ या ऑर्गेनाइजेशन कैसी कितनी बड़ी हुई होगी। ऑफिस बॉय जो है वो जेमिनी स्टूडियो में, बल्कि वो एक बॉय नहीं था, वो एक मैन था जो अपने 40s में था, और वो भी पोइट्री करता था। और बहुत सारे लोगों की तरह उसने भी जेमिनी स्टूडियो को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उसका एक सपना था कि वो एक एक्टर बनेगा, या फिर स्क्रीन राइटर बनेगा, या डायरेक्टर बनेगा, या लिरिसिस्ट बनेगा। बट उसे जेमिनी स्टूडियो में किस चीज़ का काम दिया गया था कि वो ऑफिस बॉय बनेगा मेकअप रूम का, ठीक है। तो जो अशोका मित्रन की ड्यूटी थी जेमिनी स्टूडियोज़ में, उनका काम था कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को कट करना बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, और उनको एक फ़ाइल में स्टोर कर देना। और कभी कभी तो उन्हें खुद से भी ये सारे काम करने पड़ते थे, जैसे आर्टिकल लिखना और उसको काटना। और उनको एक छोटा सा एरिया दिया गया था एक रूम में इस काम को करने के लिए, जिस रूम में फ्रेंच विंडोज़ हुआ करती, दो साइड पर ऐसी ऐसी फ्रेंच विंडोज़, ठीक है, दोनों साइड दो थी एक रूम में, ठीक है। तो लोग बाग जैसे देखते थे कि अशोका मित्रन का क्या काम है, कैसी उनको जॉब मिली हुई है, तो उन्हें लगता था बाकी सारे लोगों को कि अशोका मित्रन की जॉब जो है ना वो इनसिग्निफिकेंट है। और आई थिंक वो ना उन्हें लेक्चर देने लग जाते थे अशोका मित्रन को कि तुम्हें कुछ और करना चाहिए।
और कुछ रियल करना चाहिए, तुम्हें ये काटा पीटी का काम जो है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। इवन जो ऑफिस बॉय है ना, वो भी अपने व्यूज़ शेयर करा करता अशोका मित्रन के साथ कि मेरे अंदर पोइट्री का बहुत अच्छा टैलेंट है और मैं जो हूँ अपना टाइम वेस्ट मेकअप डिपार्टमेंट में कर रहा हूँ, देख रहे हो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती यहाँ पर अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। तो अशोका मित्रन ये विश करा करते कि ये तो मेरे कान भर दिया इसी बकवास कर करके, काश जल्दी से क्राउड शूटिंग हो और ये क्राउड शूटिंग का मेकअप करने में लग जाए, ठीक है। अशोक जो ये ऑफिस बॉय था बेसिकली, वो हमेशा अपने भड़ास निकालता रहता था एक तरीके से लाइफ को लेकर, ठीक है। सो ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का बॉय, बॉय फ्रॉम द मेकअप डिपार्टमेंट, ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का बॉय था वो बहुत ज़्यादा कन्विंस था और मेन रीज़न अपना, मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना कि ऑफिस बॉय अपना दुखड़ा सुनाता रहता था अशोका मित्रन के आगे, तो वो अपनी सारी मिजरी का कारण, सारी दुख का कारण किसको मानता था, कोठा मंगलम सुब्बू को। जो सुब्बू है बेसिकली वो एक बहुत प्रिविलेज इंसान है, मतलब सारे उसको अच्छे सुख ही सुख मिले हुए थे, ठीक है। और उन्हें काफ़ी अच्छी पोजीशन पे रखा जाता था जेमिनी स्टूडियो में, ठीक है। वो मेकअप बॉय से काफ़ी अच्छा काम करते थे, बल्कि वो मेकअप बॉय से ज़्यादा मतलब कम एजुकेटेड थे सुब्बू, ठीक है। और उन्होंने भी इनिशियल स्टेजेस में इस लाइन में उन्होंने एंट्री की थी अपने ही, ठीक है, जेमिनी स्टूडियो में। वो एज अ ब्राह्मण बॉर्न हुए थे और इसलिए क्योंकि ब्राह्मण को ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता था, तो इसलिए भी उन्हें ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता था और वो हर सिचुएशन में कंफर्टेबली रहा करते थे। वो बहुत खुश रहते थे, उनका एक हैप्पी फेस रहता था। इवन जब भी उनकी फिल्म अच्छा रिटर्न नहीं दे पाती थी तब भी वो खुश रहते थे, ठीक है। सुबू जो है बहुत काम के इंसान थे और उनके पास सबके लिए कुछ ना कुछ काम रहता ही था, ठीक है। वो बेसिकली खुद से अगर उन्हें कोई चीज़ करनी पड़ जाए तो उसके लिए बेकार थे, बट वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे, ठीक है। इसलिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला करती। उनकी क्रिएटिविटी का तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था और वो फिल्म मेकिंग प्रोफेशन में एक परफेक्ट फिट थे, ठीक है। वन हैड टू ओनली, उन्हें बस एक सिनेरियो फिर या फिर एक सिचुएशन बतानी पड़ती थी और फिर वो उस चीज़ के काफ़ी सारे सीन क्रिएट कर देते थे, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो उन्हें एक सिचुएशन दी गई है कि पानी के अंदर एक चूहे ने एक शेरनी को मार दिया, लेकिन चूहे को बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी फील हुई, लेकिन फिर भी वो शेरनी के बच्चों का ध्यान रख रहा था, ठीक है। तो वो इस सीन के लिए भी 4 नहीं बल्कि 14 डिफरेंट सिनेरियोज लेके आएगा, वो भी 1 मिनट से अंदर अंदर, ठीक है। तो इतने टैलेंटेड पर्सन थे वो, इतने रिसोर्सफुल पर्सन थे, क्रिएटिव पर्सन थे और फिल्म मेकिंग जो है वो बहुत ईजी हो जाता था जब भी सुब्बू आसपास हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने अकेले ने जेमिनी स्टूडियो को एक यूनिक आइडेंटिटी दी थी, बहुत अच्छी आइडेंटिटी दी थी। और वो इतना ही नहीं, वो तो पोइट्री में भी बहुत अच्छे थे। उनको प्रिविलेज मिला करता कि उनकी पोइट्री जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकग्निशन उनको मिली हुई थी और वो जो है पर्सनली भीड़ में जाके अपनी पोइट्री को रिसाइट भी करा करते, ठीक है। उनकी पोइटिक स्किल्स जो थी वो थोड़ी सी ओवर शेडो हो गई थी, मतलब उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे लोग बाग, क्योंकि वो फिल्म मेकिंग में उनकी एक्सेलेंट स्किल्स थी, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारी स्टोरी पोएम को भी कंपोज किया है और उनका एक इतना ज़्यादा फेमस नावल नहीं हुआ था वो, लेकिन उन्होंने एक नावल भी लिखा था, थिलैना मोहनम्बल, ठीक है। और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में भी बताया हुआ था। और उसके बाद उन्होंने रिक्रिएट किया था मूड एंड मैनर ऑफ देवदासीज, जो कि 20th सेंचुरी में एग्जिस्ट किया करता। इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी सुब्बू एक रियलिस्टिक एक्टर थे, ठीक है। और उन्हें प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, मतलब मेन कैरेक्टर वो ज़्यादा बनना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जो भी रोल परफॉर्म करते थे ना वो मेन एक्टर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे। तो इसलिए सबके सब उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और अफेक्शन देते थे। इवन वो तो एक तरीके से जेमिनी स्टूडियो एक तरीके से उनका घर ही बन गया था, ठीक है। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज सो वेलकमिंग, उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं थी कि वो इतने ज़्यादा वेलकमिंग है, इतने ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी करते हैं, ठीक है। तो नरेटर जो है बहुत इस बात से बहुत ज़्यादा अमेज थे कि मतलब इतने अच्छे, अशोका मित्र इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान थे कि मतलब इतने अच्छे इंसान के भी दुश्मन हो सकते हैं। मुझे वो ये कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आता कि लोगों का इतना रूड बिहेवियर क्यों था सुब्बू के लिए, क्योंकि वो तो इतने अच्छे इंसान है। तो उन्होंने सोचा कि शायद सुब्बू जो है बॉस के आसपास रहते हैं, क्लोज रहते हैं, सबको अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, है ना। एंड इवन वो बॉस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी करते रहते हैं, इसलिए सब लोग शायद, इसलिए कुछ लोग जेमिनी स्टूडियो में उनसे ज़्यादा जला करते कि सुब्बू जो है बॉस का फेवरेट है, सुब्बू जो है इतनी नाइस पोजीशन पे, सब उनको रिस्पेक्ट करते हैं इस तरीके से। तो इसलिए
जो ऑफिस बॉय है बेसिकली वो सुब्बू के बारे में बुरी बुरी चीज़ें कहता था कि इस इंसान की वजह से मेरा पोइट्री का जो टैलेंट है या फिर जो मैं बनना चाहता था वो नहीं बन पाता हूँ, ठीक है। सुबू जो है हमेशा बॉस के आसपास ही मिलता था, तो इसलिए वो स्टोरी डिपार्टमेंट में ज़्यादातर काम करते थे। उस डिपार्टमेंट में पोइट्स थे, राइटर्स थे और एक लॉयर भी थे, ठीक है। उन्हें वैसे तो लीगल एडवाइज़र कहा जाता है, लेकिन वो लोग बाग उनको एज अ अपोजिट बोलते थे। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक गुस्से वाली एक्ट्रेस ने अपने नखरे दिखाने स्टार्ट कर दिए सेट पर, जिसकी वजह से सब चौंक गए कि ये कैसा बिहेवियर कर रही है। तो जैसे जैसे वो ऐसे नखरे दिखा रही थी, तो इन लॉयर ने क्या किया, एक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट चालू कर दिया सीक्रेटली तरीके से, और जैसे ही वो शांत हुई एक्ट्रेस, उसके सामने वो रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें उसने नखरे किए थे। तो सब वो जो एक्ट्रेस थी बहुत शॉक हो गई और वो सदमे में चली गई। एक्चुअली उसने प्रोड्यूसर के बारे में तो कुछ नहीं कहा था, मेन बात थी उसकी, मेन दिक्कत थी उसकी टोन की, वो किस लहजे में बात कर रही है, ठीक है। इवन जो उसके टैंट्रम से नखरे जो दिखा रही थी, वो उसको एक ट्रॉमा में लेके चली गई और वो उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाई, जिसकी वजह से उसका करियर तो बहुत अच्छा चल रहा था, एक्टिंग करियर जो था उसका बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन वो शॉर्ट ही टाइम के लिए था, क्योंकि फिर लीगल एडवाइज़र ने कुछ ऐसा कर दिया, मतलब रिकॉर्डिंग उसको दिखा दी, जिसकी वजह से वो ट्रॉमा से कभी निकल ही नहीं पाई। तो बेसिकली ये जो लीगल एडवाइज़र था वो ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसके ट्रॉमा के लिए, ठीक है। लॉयर जो है हमेशा यूनिक क्लोथ्स पहनते थे, और वैसे तो लोग बाग उस टाइम पे धोती जो कि खादी फैब्रिक से बना करती और ओवर साइज़ खाकी शर्ट पहनते थे, बट वो एक अलग सी ड्रेस पहना करते। वो जनरली पैंट, टाई और कभी कभी कोट भी पहनते थे, ठीक है। वो एक न्यूट्रल मैन थे लॉजिक के साथ, जो जिसको कोई फीलिंग जिसको मतलब कोई परवाह नहीं थी कि ह्यूमन फीलिंग्स क्या होती है क्या नहीं, क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। वो हमेशा इस वर्ल्ड में हेल्पलेस थे, ठीक है। तो मतलब इतने सारे पढ़े लिखे लोगों में वो हेल्पलेस दिखा करते। तो नरेटर जो है वो हमेशा उनको क्या बोलते थे, न्यूट्रल मैन इन द असेंबली ऑफ गांधीट्स एंड खादीट्स, ठीक है। क्योंकि वो हर चीज़ से डिफरेंट थे। कौन? लीगल एडवाइज़र। तो वो बॉस के बहुत क्लोज थे, और जैसे कि ट्रेंड चलता है, जो बॉस के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है वो अपनी फ़िल्म खुद प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन उनकी फ़िल्म जो है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाई। बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट और पैनकेक स्टैश जो था वो हमेशा यूज़ होता था इस प्रोसेस में, जब भी कोई फिल्म जो है प्रोड्यूस होनी थी। इवन बॉस ने उसके बाद क्या किया, स्टोरी डिपार्टमेंट शट डाउन कर दिया, और नरेटर जो है उसे एक हंसी वाली ह्यूमरस तरीके से बताते हैं कि मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि लॉयर अपनी जॉब छोड़ दिया, बट इसकी वजह से स्टोरी डिपार्टमेंट बंद होने की वजह से एक लॉयर ने अपनी जॉब छोड़ दी, और जो स्टोरी डिपार्टमेंट में पोइट्स वगैरह थे उनको बोल दिया गया था कि अब आप अपने घर पे जाइए। तो जैसे ही स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ, तो पोइट्स जो थे वो अब पोइट एंड लॉयर वो अब जो है वर्कलेस हो गए थे, मतलब उनके लिए कोई काम नहीं बचा हुआ था, ठीक है। सो जेमिनी स्टूडियो जो है वो बहुत सारे पोइट से फेमस था, और वो फेमस पोइट कौन से थे? एस योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, और उसके बाद हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो स्टूडियो में जो मेस था वो बहुत एक्सीलेंट था, मतलब भीड़ भाड़ जो थी वो बहुत एक्सीलेंट थी, और काफ़ी और जो मतलब स्टूडियो था उसके अंदर पूरे दिन कॉफ़ी बनती रहती थी, वो अवेलेबल थी। उस टाइम पे कांग्रेस का राज था, और कांग्रेस के राज में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी। तो जो उनके स्टूडियो में कप ऑफ कॉफ़ी बनती थी पूरे दिन, वो फ्रेंड्स के साथ लोग बाग बांट लेते थे, और वही उनका एक टाइप का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। ओनली द ऑफिस बॉय एंड सम क्लर्क्स एट द स्टूडियो वर्क, सिर्फ ऑफिस बॉय कुछ जो क्लर्क थे वो काम करते थे, बाकी सारा अपना फ्री टाइम कॉफ़ी पी के और अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते थे जेमिनी स्टूडियो में, ठीक है। और पोइट्री जो है वो क्रिएट करते थे उस फ्री टाइम में। तो मोस्ट ऑफ द जो बहुत सारे पोइट्स हैं वो कैसे क्लोथ्स पहनते थे? खादी फैब्रिक के, और वो गांधी जी को रिस्पेक्ट करा करते, ठीक है। और उन लोगों को, ये जो पोइट्स हैं उन लोगों को ये कम्युनिज्म का जो टर्म है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, या जो ये दौर था कम्युनिज्म का वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसलिए वो कम्युनिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो सोचते थे जो कम्युनिस्ट है वो अपनी फैमिली को प्यार नहीं करते हैं, और दे वुड नॉट हेजिटेट इन किलिंग देम। एंड कम्युनिस्ट जो है वो हमेशा ही वॉयलेंस क्रिएट करते हैं, इग्नोरेंट और इनोसेंट पीपल को ये तंग करते हैं। एंड बेसिकली ये साउथ इंडिया में थॉट प्रेवलेंट था, और बहुत सारे पोइट्स जो थे वो हमेशा इसके खिलाफ थे, और प्रूफ जो है वो देखने को मिलेगा ही बाद में, ठीक है। तो जेमिनी स्टूडियो जो है बहुत एक्सट्रीम हॉस्पिटैलिटी शो करता था, मतलब कोई भी गेस्ट आ जाता था तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा
बेटर तरीके से वो मेहमान नवाजी करा करते। व्हेन फ्रैंक बचमन मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, तो फ्रैंक बचमन की एक एमआरए आर्मी थी जिसके अंदर 200 लोग थे, वो आए थे मद्रास में 1952 में जेमिनी स्टूडियो में, ठीक है। और वो बेसिकली एक इंटरनेशनल सर्कस की टीम थी। वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे सर्कल में, सर्कस दिखाने में, मतलब ट्रेपीज़ वगैरह पकड़ने में, जो ऐसा सर्कस में ऐसा ट्रेपीज़ नहीं होता जिससे पकड़ के लटके रहते लोग बाग, वैसे ट्रेपीज़ में वो इतने अच्छे नहीं थे। और उनका जो एनिमल, सर्कल्स में तो एनिमल होते ही हैं, उनका जो मिलन जुलन था एनिमल्स के साथ वो भी इतना कुछ खास अच्छा नहीं था। वो हमेशा नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे और वो एनिमल के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं करते थे सर्कस में, ठीक है। लेकिन उन्होंने 2 परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से परफॉर्म की थी और बहुत प्रोफेशनल तरीके से, जिसको साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी, ठीक है। तो इसलिए वो मद्रास के अलग अलग पार्ट में वो 2 प्लेस किया करते, ठीक है। और मैसेज और जो प्लॉट्स थे, जो सीन थे, वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। सेट्स और कॉस्ट्यूम भी बहुत ज़्यादा परफेक्शन थी और बहुत सालों तक उन्होंने ये जो 2 प्लेस थे वो किए, ठीक है। अब वो कौन कौन से थे 2 प्लेस? तमिल प्लेस थे बेसिकली वो, और वो कौन कौन से थे? डिस्प्लेड सनसेट एंड सनराइज इन अ वे इनहेरिटेड फ्रॉम जोथम वैली से निकले हुए एक तमिल प्ले था, डिस्प्लेड सनसेट एंड द सनराइज। वो जो है ये लोग प्ले किया करते, ठीक है। अब जो एमआरए थी, जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी थी फ्रैंक बचमन की, वो भी कम्युनिज्म को लेकर अपोज थी, है ना। और जो मिस्टर वसन जैसे लोग हैं जिन्होंने जेमिनी स्टूडियो स्टार्ट किया था, वो भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे थे। हाउएवर ये जो बॉसेस है और इनके बिजनेस है, वो इन सारे इशूज़ से, चाहे कम्युनिज्म आए या ना आए, उनसे वो अनइफेक्टेड रहते थे। नॉट ओनली द ऑडियंस नहीं, लेकिन जो जेमिनी स्टूडियो का स्टाफ था उन्हें भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनका 200 लोगों की होस्टिंग करने में या फिर मेहमान नवाजी करने में। और वो 200 लोग जो थे 20 नेशनलिटी से आए हुए थे, मतलब अलग अलग देशों से आए हुए थे। और उनका जो यूजुअल रूटीन था, जैसे मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी जेमिनी स्टूडियो में, 600 लोग तो वैसे ही काम करते थे, 200 लोग ऊपर से और आ गए, तो उनका रूटीन जो था वो थोड़ा डिफरेंट हो गया था क्राउड को मैनेज करने का, ठीक है। और मेकअप डिपार्टमेंट में उन सारे लोगों के मुँह पे मेकअप लगाया जाता था, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मंथ, कुछ मंथ्स के बाद जेमिनी स्टूडियो को एक और चांस मिला एक पोइट को वेलकम करने का। लोगों ने गेस किया कि इस टाइम जेमिनी स्टूडियो में कौन सा पोइट आएगा। उन्हें कुछ ही पोइट के नाम पता थे, जैसे वर्ड्सवर्थ हो गया, टेनिसन हो गया, या फिर कीट्स, शेली, बायरन, एलाइट हो गया। तो वो सोच रहे थे कि इस बार कौन जेमिनी स्टूडियो आएगा, कौन से पोइट, ठीक है। जो पर्सन जेमिनी स्टूडियो में आने वाले थे वो एक पोइट नहीं थे, बल्कि एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे। कौन थे? एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे। तो इसलिए बॉस जो है वो प्लान कर रहे थे, मतलब मिस्टर एस पर्सन जो है वो प्लान कर रहे थे कि उनको एक ह्यूज वेलकम दिया जाए। इवन वसन जो थे वो भी एक एडिटर थे तमिल वीकली पब्लिकेशन के, मतलब वो पोइट नहीं थे जो भी आने वाले थे, ठीक है। वो एक एडिटर थे न्यूज़पेपर डेली के। और जो बॉस थे, यानी कि जेमिनी स्टूडियो के बॉस मिस्टर एस पर्सन, वो भी तमिल वीकली पब्लिकेशन के एडिटर थे, ठीक है। तो उस तमिल वीकली पब्लिकेशन का नाम क्या था? आनंदा विकातन, ओके। वैसे तो मद्रास में बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस थे, ठीक है, मतलब अलग अलग न्यूज़पेपर के, जो कि ब्रिटिश ने स्टार्ट किए थे, विच एवरीवन एट जेमिनी स्टूडियो नोज। लेकिन जेमिनी स्टूडियो में मतलब सबको पता था कि कौन कौन से ब्रिटिशर्स ने पब्लिशिंग हाउस जो है वो सेटअप किए थे, ठीक है। जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है, वहाँ पर बहुत सारे हाई लेवल ऑफ मैनेजर्स थे, वो भी इन्वॉल्व होते थे। इसका मतलब विच मीन दैट द एडिटर, और जो एडिटर अभी आने वाले थे जेमिनी स्टूडियो में, वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे। और जेमिनी स्टूडियो बेसिकली 2 न्यूज़पेपर को जानता था, मैनचेस्टर गार्डियन एंड द लंदन टाइम्स, ठीक है। लेकिन वो जो मैन आने वाले थे वो इन दोनों में से किसी के भी एडिटर नहीं थे, ठीक है। अब फाइनली गेस्ट जो है वो आफ्टरनून के 4 बजे आ जाते हैं। टॉल और सीरियस लुकिंग ब्रिटिश फेस था, क्योंकि वो ब्रिटिशर थे तो ऑब्वियसली ब्रिटिश फेस ही होगा, लेकिन उनका फेस जो बड़ा सीरियस था, विच वॉज अननोन टू ऑलमोस्ट देम। और उस चेहरे को, उस एडिटर को कोई भी नहीं जानता था। मिस्टर एस पर्सन ने उनको वेलकम किया अपनी स्पीच के साथ, ठीक है। और स्पीच से पता चल रहा था कि जितनी बाकी ऑडियंस को पता नहीं चल रहा था कि कौन है, उतना ही मिस्टर एस पर्सन को भी नहीं पता चल रहा था। स्पीच जनरल थी और स्पीच में कुछ वर्ड्स थे
जैसे फ्रीडम और डेमोक्रेसी वो समझ में नहीं आ रहे थे इतने ज़्यादा। देन इट वॉज अ टाइम फॉर पोइट और एडिटर टू एनलाइटन द ऑडियंस। उसके बाद उन पोइट या फिर एडिटर की बारी आती है ऑडियंस को एड्रेस करने की, लेकिन कोई भी उनके वर्ड को समझ नहीं पाया कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनका ब्रिटिश स्टाइल था बोलने का, ब्रिटिश एसेंट था। सारे के सारे ऐसे अजीब तरीके से बैठ गए क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो विजिटर जो है बहुत कंफ्यूज हो गए कि ये है कौन और क्या बोल क्या रहे हैं, ठीक है। तो पीपल डज नॉट अंडरस्टैंड द रीज़न कि ब्रिटिश पोइट जो है वो क्यों आया स्टूडियो में, जो कि तमिल फिल्म बनाएगा। एंड इवन ऐसा ब्रिटिश एसेंट तो हमें पता भी नहीं है कि, और हमें समझ भी नहीं आता, और हमारा जो है इनके साथ सिस्टम बैठेगा नहीं, ठीक है। तो उनकी विज़िट जो थी वो एक मिस्ट्री ही रह जाती है कि वो क्यों आए बेसिकली जेमिनी स्टूडियो में। अब अशोका मित्रन, अब नई बात स्टार्ट हो जाती है, ये बात अभी थोड़ी आगे आएगी। अशोका मित्रन फील करते हैं कि जो राइटिंग है, जो लिखने का काम है, जो राइटर्स होते हैं, वो कोई इंटेलिजेंट इंसान नहीं कर सकता, बल्कि वो इंसान कर सकता है जो ज़्यादा पेशेंट होता है और जो हार्ड वर्क करता है, ठीक है। तो एक राइटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती, और मान लो उनकी राइटिंग रिजेक्ट भी हो जाती है, तब भी उन्हें झुकना नहीं चाहिए, और उन्हें हमेशा लंबे लंबे प्रोज लिखने चाहिए, और एडिटर को मेल करना चाहिए, जो बेसिक एडिटर होते हैं उनको मेल करना चाहिए एक स्टैम्प्ड एनवेलप के साथ, और एक रिटर्न मैन्युस्क्रिप्ट फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, ताकि वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को भेज सकें, ठीक है। इन राइटर्स के लिए, फॉर सच राइटर्स, ऐसे राइटर्स के लिए जो पेशेंट है, जो हार्ड वर्किंग है, तो जो हिंदू न्यूज़पेपर था, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाला था एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट का। और वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? वो शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ब्रिटिश पब्लिकेशन ने, जिसका नाम क्या था? द एनकाउंटर। तो जो राइटर्स थे जेमिनी स्टूडियो में, उन्होंने इस जो ये पब्लिकेशन थी, ब्रिटिश पब्लिकेशन द एनकाउंटर, इसका कभी नाम भी नहीं सुना था। तो अशोका मित्रन इस शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट के बारे में जानना चाहते थे कि मैं इसमें हिस्सा लूँ या नहीं लूँ। अगर मैं अपनी शॉर्ट स्टोरी लिख भी लेता हूँ, तो मैं इसे मतलब इंग्लैंड तक पहुँचाऊँगा, फिर उसके बाद इसको मंगवाऊँगा, तो मतलब सही रहेगा नहीं रहेगा, इतने ज़्यादा पैसे लगाऊं या नहीं लगाऊं, और ये जो ये द एनकाउंटर जो ब्रिटिश पब्लिकेशन है, ये है कैसी, कोई मतलब ढंग का एडिटर पाएगा भी मेरी स्टोरी को या नहीं पाएगा। सो ही विजिटेड ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी टू गेट द इन्फॉर्मेशन। वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए इस कॉन्टेस्ट के बारे में जानने के लिए। उन दिनों में लाइब्रेरी में एंट्रेंस सिंपल ही थी, कोई साइन बोर्ड नहीं था, कोई नोटिस नहीं देना पड़ता था, कोई मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं होता था, लाइब्रेरी कोई भी जा सकता था। उस टाइम पे एट दैट लाइब्रेरी उन्होंने द एनकाउंटर जो पब्लिकेशन थी बेसिकली ब्रिटिश वाली, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ देखी, और द एनकाउंटर के एडिटर कौन थे, वो उनका नाम पढ़ के अशोका मित्रन के हार्ट में घंटी बजती है। उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरे बहुत पुराने खोए हुए भाई की तरह है, क्योंकि उस ब्रिटिश पब्लिकेशन द एनकाउंटर के एडिटर का नाम क्या होता है? एडिटर का नाम होता है स्टीफन स्पेंडर। और बेसिकली स्टीफन स्पेंडर वो ही होते हैं जो कहाँ पे आए हुए थे? जेमिनी स्टूडियो में भाषण देने के लिए। ब्रिटिश जिनका एक सीरियस फेस था, और जिनको लोग वक्त पहचान नहीं पाए थे, जिनके ब्रिटिश एसेंट को लोग वक्त समझ नहीं पाए थे कि ये कौन है, क्यों आए हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे लोग नहीं जानते थे उनको, लेकिन अब स्टीफन स्पेंडर और द एनकाउंटर का नाम सुन के अशोका मित्रन के दिल में घंटी बजती कि तो वही हैं जो कि जेमिनी स्टूडियो में आए हुए थे। फिर बहुत साल बाद, जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछले पैराग्राफ में, कि उनकी विजिट जो है वो एक मिस्ट्री बन गई, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था उनको कि वो है कौन, ठीक है, ना उनकी कोई बात समझ पाए थे। अच्छा, अब बहुत साल बाद राइटर्स ने जब जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था, तो उनके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो जो डिस्काउंटेड गुड होते थे, जो सेल पे गुड होते थे, उनसे वो अट्रैक्ट हो जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, फुटपाथ पे बहुत सारी बुक्स बिक रही थी 50-50 पैसे की, और वो एक स्टूडेंट एडिशन था, इसलिए उन्हें बहुत लो प्राइस पे वो सारी बुक्स मिल रही थी। और वो बुक्स वाले बेसिकली 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन को सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए वो सस्ते में जो है अपनी बुक्स को दे रहे थे, ठीक है। सो ही 50 रुपये उन्होंने पे किए, और एक बुक की कॉपी ली उन्होंने, जिसका नाम क्या था? द गॉड दैट फेल्ड। और उसके अंदर 6 ऐसे थे, 6 फेमस मैन ने वो लिखे हुए थे, और कम्युनिज्म के टॉपिक के ऊपर उन्होंने लिखे हुए थे। और वो 6 राइटर्स कौन थे? एंड्रे गाइड, रिचार्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोएस्टलर, लुइस फिश्चर एंड स्टीफन स्पेंडर। जैसे ही उन्होंने स्टीफन का नेम पढ़ा, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई अशोका मित्रन के साथ, क्योंकि वो जेमिनी स्टूडियो में उन्होंने विजिट कर चुका है। तो उन्हें याद आ गया
कि ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिम, उन्हें अशोका मित्रन को याद आ गया कि तो वही है जो जेमिनी स्टूडियो में आए थे और उनका नेम भी इसी से मिलता जुलता है। तो अशोका मित्रन ने सोचा दैट द बॉस एट जेमिनी स्टूडियो, की जो बॉस थे जेमिनी स्टूडियो में यानी कि मिस्टर एस वसन, उन्हें भी स्टीफन की पोइट्री का कोई भी अंदाज़ा नहीं था, मे नॉट बी कंसर्न विद स्टीफन स्पेंडर्स पोइट्री, और मतलब कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अब अशोका मित्रन के लिए, जैसे अशोका मित्रन को जानने लगे तो वो उनके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है फाइनली खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।